दोस्तों स्टडी 91 के YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज एक नए टॉपिक के साथ मैं आपसे बात करने जा रहा हूं, जिसमें मैं आज आपको बताने वाला हूं साइक्लोन के बारे में। इवन साइक्लोन ही नहीं, मैं आपको सुपर साइक्लोन के बारे में भी बताऊंगा। यह भी बताऊंगा कि ये कौन सा साइक्लोन है। इसका नाम आप सभी जान रहे होंगे, अम्फान। अम्फान जो चक्रवात है, ये भारतीय समुद्री तट से टकराने वाला है। भारत के पूर्वी हिस्से की तरफ जो समुद्री तट है, उसमें जो सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला राज्य है वो है उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तो एक्चुअली में आपके मन में भी ये जानने की बड़ी इच्छा होगी कि ये चक्रवात आता ही क्यों है, या इस चक्रवात का नाम अम्फान क्यों पड़ा है। इसके पीछे का जो लॉजिक है, जो रीजन है, वो क्या है, वो सभी मैं बताऊंगा बातें आपको। इसके अलावा ये भी बताऊंगा कि आज के पहले इस तरह के चक्रवात आए हैं या नहीं आए। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, लिखा हुआ है कि 1999 के बाद इतना भयंकर चक्रवात आया है। तो 1999 वाले चक्रवात का नाम क्या था, क्या आप जानते हैं? इस बात पर आपका दिमाग क्लिक किया कि 1999 में जो चक्रवात आया है, उस चक्रवात का नाम क्या था? दोस्तों उसका कोई नाम नहीं था। क्या मतलब? उस चक्रवात का कोई नाम ही नहीं था। जी हां दोस्तों, उस चक्रवात का कोई भी नाम नहीं था। लोगों को बस खाली इतना पता है कि 1999 में चक्रवात आया था। नामकरण उसका नहीं हुआ था, क्योंकि चक्रवात का नाम रखने की जो व्यवस्था शुरू हुई है वो सन 2004 से शुरू हुई। तो सन 2004 के बाद जितने भी, यानी 2004 से जितने भी चक्रवात आए हैं इस हिंद महासागर में या कहीं भी, उनके नाम दिए गए हैं। लेकिन उसके पहले इस तरह के नाम देने की व्यवस्था नहीं थी। तो जो इस समय चक्रवात आया, इस तरह के ये कोई चक्रवात नहीं, ये साइक्लोन नहीं है, ये अब बदल करके सुपर साइक्लोन हो गया। सुपर साइक्लोन क्या होता है? वो साइक्लोन से काफी बड़ा होता है। साइक्लोन छोटा होता है, वो कम क्षेत्रों को प्रभावित करता है, जबकि सुपर साइक्लोन वो आकार में बड़ा होता है, क्षेत्रफल में बड़ा होता है और ज्यादा बड़े क्षेत्रों तक उसका प्रभाव देखने को मिलता है। तो ये जो अम्फान है दोस्तों, ये अम्फान एक क्या है? सुपर साइक्लोन है। और इस तरह का सुपर साइक्लोन आया था, लेकिन 1999 में आया था। फिलहाल उसका कोई नाम नहीं था। इस बात को आप याद रखेंगे। दो तीन चीजें और आप याद रखेगा। आपने सुना होगा एनडीआरएफ के बारे में, ठीक है? जब कभी भूकंप आता है या कोई बड़ी आपदा आती है देश में, तो हमारे देश में एक टीम है जो काम करती है, जिसका नाम है एनडीआरएफ। तो मैं उसके बारे में भी आज आपको बताने वाला हूं। साथ ही साथ आपको यह भी बताऊंगा कि चक्रवातों का नामकरण कैसे होता है। क्या हर चक्रवात का नाम देता कौन है? क्या कोई सोसाइटी है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, या फिर कोई देश है, या देशों का समूह है जो इसका नामकरण करता है? तो उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। और एक जो सबसे आखिरी प्रश्न मैं आपको बताने वाला हूं ये कि चक्रवात बनता कैसे है, ठीक है? फॉर्मेशन देखेंगे कि साइक्लोन का फॉर्मेशन कैसे होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा आज ही इस लेक्चर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे टॉपिक को, और एक एक बातें मैं आपको बड़े अच्छे से बताने वाला हूं। दोस्तों पीछे जो आप इमेज देख रहे हो, ठीक है, ये कोई इमेज नहीं है, ये आपको लाइव दिखाया जा रहा है। किस चीज का? कि साइक्लोन जब आता है तो साइक्लोन दिखता कैसा है। वैसे आप वहां तक जा नहीं पाओगे, इसलिए आप यहीं से देख लो कि साइक्लोन जब आता है तो कितना भयंकर तूफान और कितनी भयंकर वर्षा होती है, ठीक है? हवाओं की जो स्पीड होती है, आप देख रहे हैं कितना तेजी से मूवमेंट यहां पर हो रहा है। हवाओं की जो स्पीड होती है दोस्तों, वो 150 से लेकर के 200 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड होती है। आप समझ लो कि कितना तेजी से हवाएं चलेंगी जो इतने तेजी से जो है स्टॉर्म आता है, ठीक है? तो चलिए देखते हैं, इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले ये यहां पर आपको लाइव दिखाया जा रहा है कि कैसे हिंद महासागर में इस चक्रवात की उत्पत्ति हुई थी। ये आज से करीब एक हफ्ते पहले का वीडियो है, ठीक है? उस वीडियो को आपको दिखाया जा रहा है कि भारत के बगल में जो आप देख रहे हैं यहां पे बंगाल की खाड़ी, और नीचे की तरफ दोस्तों क्या है? हिंद महासागर है। तो हिंद महासागर में कैसे ये साइक्लोन बना था वो मैं आपको बता रहा हूं। इसके बारे में कुछ चीजें और याद रखेगा। यहां पर जो पॉइंट दे रहा है कि हाल ही में बंगाल की खाड़ी में अम्फान नाम का एक चक्रवात सामने आया है। दोस्तों इसका नामकरण किसने किया है? थाईलैंड ने किया है। क्यों किया है उसके बारे में दो लाइन आगे मैं बताता हूं, ठीक है? वैसे आप याद रखिए कि इस बार का नामकरण थाईलैंड ने किया है। दोस्तों एक बात और आपके मन में होगी, थाईलैंड के मन में क्या आया कि उसके इसका नाम अम्फान रख दिया? क्या ऐसा क्या है? क्योंकि थाईलैंड में अम्फान का मतलब क्या होता है? बादल। अम्फान का मतलब क्या होता है? बादल। ऐसा वहां की मीनिंग में है, ठीक है? तो उसने इस चक्रवात का नाम क्या कर दिया है? अम्फान नाम दिया है। लेकिन ये जो अम्फान साइक्लोन है, जिसे अब तक साइक्लोन कहा जाता था, 2 दिन पहले डिक्लेयर हुआ है कि ये साइक्लोन नहीं है, सुपर साइक्लोन में बदल गया। सुपर साइक्लोन, साइक्लोन में सिर्फ इतना अंतर होता है कि ये आकार में बहुत बड़ा हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है। मतलब नॉर्मल जो साइक्लोन आते हैं उससे ज्यादा बड़ा हो जाता है, इसलिए इसको सुपर साइक्लोन का नाम दिया जाता है। आगे बता रहा है कि बंगाल की खाड़ी में इससे पहले 2019 में 2 और चक्रवात आए हुए थे, लेकिन वो नॉर्मल चक्रवात थे, नॉर्मल साइक्लोन थे। चक्रवात को इंग्लिश में साइक्लोन कहा जाता है। तो 2019 में नवंबर में जो साइक्लोन आया था
था उसका नाम था बुलबुल। क्या नाम था? बुलबुल था। और उसके पहले मई में 2019 में आया था जिसका नाम था फानी। ठीक है, ये भी आपका मई चल रहा है, यानी आज से ठीक 1 साल पहले फानी नाम का एक तूफान आया था हिंद महासागर में। ठीक है, जो कि भारत के तटीय राज्यों को बड़ा प्रभावित किया था। और इस बार कौन सा आ रहा? अम्फान। ये भी जो है मई 2020 में आया हुआ, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, करा इससे पहले अगर मैं सुपर साइक्लोन की बात करूं तो 1999 में सुपर साइक्लोन आया था, लेकिन उस समय उसका कोई नाम नहीं था, क्योंकि नामकरण की जो व्यवस्था हुई है वो 2004 में की गई है। इतनी बात आपको समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और चीजें दिखाता हूं दोस्तों। यहां पर अब आगे जो आपको चीजें दिखाई जा रही हैं, ये दिखाया जा रहा है आज से 3 दिन पहले चक्रवात की जो स्थिति थी वो नीचे से उठ करके कहां आ गई? थोड़ा और ऊपर आ गई। तो आप देख पा रहे होंगे कि चक्रवात ये बढ़ते हुए किस तरफ बढ़ रहा है? ये उड़ीसा और पश्चिम बंगाल यहां पर है। ठीक है, तो उड़ीसा और पश्चिम बंगाल की तरफ ये चक्रवात आगे बढ़ रहा है। लिख रहा अम्फान तूफान 16 मई को बंगाल की खाड़ी में उठा था और 18 मई को यह अम्फान तूफान जो चक्रवात था ये सुपर साइक्लोन में बदल गया। कब? 18 मई को सुपर साइक्लोन में बदल गया। 20 मई को दोपहर से शाम के बीच इसे जो है इस चक्रवात को या इस साइक्लोन को टकराने का जो समय निर्धारित किया गया है वो 20 तारीख बताया गया कि दोपहर से लेकर के शाम के बीच में यह चक्रवात सुंदरवन जानते हैं ना, सुंदरवन का डेल्टा बड़ा फेमस है। तो सुंदरवन में एक जगह है दीघा तट है, याद रखेगा। उस दीघा और हटिया द्वीप है, छोटे छोटे बहुत सारे द्वीप हैं, तो उन द्वीपों से जाकर के टकराएगा और वहां भारी तूफान आने वाला है। तो सरकार को पहले से ही पता चल गया है कि इस तरह का साइक्लोन बन रहा है, तो पूरी व्यवस्था के तहत वहां पे जो आम जनता है उनको वहां से हटा लिया गया है, पूरा स्थान खाली करा दिया गया है। ठीक है, अपने तरफ से हर तरह से सरकार ने अपने ठोस कदम उठाए हैं। आगे देखिए, करा इस दौरान इसकी जो रफ्तार होगी शुरुआती दौर में वो 195 से लेकर के 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार होगी। धीरे धीरे जब ये आगे बढ़ेगा तो इसके रफ्तार में थोड़ी कमी आएगी, फिर भी 150 से लेकर 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार इसकी अनुमानित की गई है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और एकदम लेटेस्ट दिखाता हूं। ये आज का है, ये तूफान जो आपको दिख रहा है अभी चक्रवात, ये आज का है। ठीक है, आज से 5 घंटे पहले का ये आपको सीन दिखाया जा रहा है। तो 5 देखिए नीचे आपका समय भी दिया गया है। ठीक है, तो इसको याद रखेगा। अब ये तूफान बिल्कुल नजदीक आ चुका है। लिख रहा है सुंदरबन जो आपका जगह है पश्चिम बंगाल में, करा सुंदरबन समेत तटीय जिलों में पूर्वी मिदनापुर का नाम सुना होगा, उत्तरी परगना का नाम सुना होगा। ठीक है, 24 परगना, दक्षिणी 24 परगना का नाम सुना होगा। इनको सबसे ज्यादा हाई अलर्ट पे रखा गया क्योंकि यहां पर इस चक्रवात का सबसे ज्यादा असर देखने को मिलेगा। वैसे असर तो उत्तर भारत के ज्यादातर राज्यों में मिलेगा, ऐसा नहीं कि केवल उड़ीसा और पश्चिम बंगाल ही प्रभावित होंगे। उसके बगल में छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, आपका मध्य प्रदेश है, बिहार है, उत्तर प्रदेश भी प्रभावित होगा, लेकिन जो ज्यादा प्रभावित होगा वो ये तटीय राज्य प्रभावित होने वाले हैं। लिख रहा है कि आपदा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन बल, जिसको हम एनडीआरएफ के नाम से जानते हैं, ये एनडीआरएफ को उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में तैनात कर दिया गया है। और इनका कार्य क्या होता है? ये राहत कार्य करते हैं। तो सभी जो लोग हैं वहां पे जो फंसे हैं या जिनको नहीं निकाला जा सका है या जिन व्यक्तियों को जानकारी नहीं थी इस तूफान के बारे में, उनको जो है बचाने के लिए एनडीआरएफ की टीम काम कर रही है। तो इसको भी आप ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, और भी चीजें हैं, आप बस वीडियो को देखते जाइए और समझते जाइए। अब आपके मन में जो दूसरी बात आई थी कि सर चक्रवातों का नाम कैसे तय होता है, कैसे डिसाइड होता है कि चक्रवात का नाम क्या रखा जाए? तो याद रखिए दोस्तों, हिंद महासागर क्षेत्र में कुल 8 देश हैं। इन 8 देशों की एक समूह है। मैं बंगाल की खाड़ी के आसपास के देशों की बात नहीं कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। मैं बोल रहा हूं हिंद महासागर। हिंद महासागर बोलते ही चाहे वो बंगाल की खाड़ी हो पूर्वी साइड में या पश्चिमी साइड में अरब सागर हो, ये दोनों ही आ जाते हैं। ठीक है, तो हिंद महासागर के जो तटीय देश हैं उसमें जैसे भारत है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, मालदीव है, म्यांमार है, ओमान है और थाईलैंड है। कभी गलती से नेपाल भूटान को मत ला देना। क्यों? अरे नेपाल भूटान जो है सीमा अवरुद्ध देश हैं, उनकी सीमा समुद्र तट से लगती ही नहीं। ये वो देश हैं जिनकी सीमा समुद्र से लगती है। तो भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका, ये 3 तो आसपास के हो गए, बांग्लादेश, ये 4 तो हमारे आसपास के हो गए। मालदीव भारत के ठीक नीचे है। ठीक है, भारत के ठीक नीचे भूमध्य सागर रेखा की तरफ बढ़ेंगे तो बीच में ही आपको मालदीव मिल जाएगा। माले इसकी राजधानी है। म्यांमार आप जान ही रहे हैं, पड़ोसी देश है। ठीक है, और यहां पर ओमान और थाईलैंड भी याद रखेगा। तो थाईलैंड दोस्तों, थाईलैंड ओमान दोनों 2 तरफ हैं। ठीक है, तो याद रखेगा ओमान आपके पश्चिमी साइड में है जबकि थाईलैंड आपके पूर्वी साइड में है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। कर भारत ने सबसे पहले पहल किया था 2004 में
और इस 8 देशों का समूह बना, एक एक करके एक एक को नंबर दिया जाता है, भाई इस बार आप नाम रखोगे, इस बार आप नाम रखोगे, एक एक बार सब लोग इस तरह के चक्रवातों का नाम रखते हैं। ठीक है, आगे दे रहा है दोस्तों कि जैसे ही चक्रवात इन 8 देशों के किसी हिस्से में पहुंचता है, सूची में मौजूद अलग अलग नाम को जो है इस चक्रवात को, मतलब एक सूची बनाई गई, उस सूची में बहुत सारे नाम लिखे गए हैं। वो नाम कहां से आए थे दोस्तों? जब ये 8 देश बने थे ना, उसी समय सभी देशों ने अपने अपने हिसाब से नाम चुना था, उन नामों को एक सीरियल से लिख लिया गया है। उस सीरियल में से कोई एक नाम चुनना पड़ता है देश को, जो मौका दिया जाता है भाई आप बताओ इस चक्रवात का क्या नाम रखा जाए। वो देश उस चक्रवात का नाम चुनता है और वो जो है नाम रख दिया जाता है। याद रखिए एक नियम यह है कि कोई भी नाम रिपीट नहीं किया जाता है, ये एक नियम है, तो इसको आप याद रखेंगे। यहां 8 देशों का नाम भी आपके लिए जरूरी है। एक चीज और आपके मन में भी आ सकता है कि सर चक्रवात कितने प्रकार के होते हैं? देखिए ऐसा नहीं, अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से भी अलग अलग प्रकार होते हैं, लेकिन अगर मैं अलर्ट की दृष्टि से बताऊं तो चक्रवात के मुख्यतः 3 टाइप होते हैं यहां पर। मतलब उनको उसकी जो सूचना जारी की जाती है उस सूचना की बात करो, 3 टाइप से सूचना होती है, हालांकि यहां पे 4 टाइप दिया गया है। तो याद रखिए जो मेन है वो है येलो वार्निंग। येलो वार्निंग है, ऑरेंज वार्निंग है, रेड वार्निंग है। ठीक है, येलो, ग्रीन का यहां कोई नामो निशान नहीं। ठीक है, ग्रीन की बात ही क्यों करेंगे? तो जो येलो वार्निंग है दोस्तों उसमें जरा ध्यान दीजिए, यहां पर देखिए ब्लू अलर्ट भी दे रहा है, ठीक है, येलो अलर्ट दे रहा है, रेड अलर्ट दे रहा है और ऑल क्लियर दे रहा है। तो अलग अलग जगहों पर भी अलग अलग टाइप दिया गया है। हमारे देश में जो स्पेशल टाइप है वो येलो है, ऑरेंज है और रेड है। कई जगहों पे ब्लू अलर्ट भी दिया गया है, येलो अलर्ट दिया गया है, रेड अलर्ट दिया गया है और ऑल क्लियर। ऑल क्लियर मतलब मौसम ठीक ठाक हो गया है, अब आप आगे बढ़ सकते हैं। तो एक बार आगे देखते हैं कि जो हमारे देश की प्रथा है वो क्या कहती है। तो दोस्तों जो येलो वार्निंग है उस येलो वार्निंग को साइक्लोन अलर्ट भी कहा जाता है। मतलब एक नोटिफिकेशन 48 घंटे पहले लगभग जारी कर दिया जाता है कि एक चक्रवात बड़े तेजी से हमारी तरफ बढ़ रहा है, ताकि लोग इसके बारे में जान जाएं। खास करके जो तटीय राज्य हैं उनको इस बारे में जानकारी मिल जाए। तो याद रखिए येलो वार्निंग होता है, 48 घंटे पूर्व इसमें सूचना दिया जाता है कि तटीय क्षेत्रों में प्रतिकूल मौसम की संभावना है और कम से कम 48 घंटे पहले यह सूचना लोगों तक पहुंचा दी जाती है। फिर दूसरा है ऑरेंज अलर्ट। ऑरेंज अलर्ट, ठीक है, येलो के बाद ऑरेंज हुआ, ऑरेंज से ही फिर रेड बनेगा ना, तो ऑरेंज अलर्ट। इसको साइक्लोन वार्निंग, इसको भी नाम दिया जाता है। देखिए यहां पर साइक्लोन अलर्ट था, इसको साइक्लोन वार्निंग कहा जाता है। लेकिन आप तटीय क्षेत्रों में प्रतिकूल मौसम की संभावना से कम 24 घंटा पहले ये ऑरेंज वार्निंग जो है दिया जाता है, 24 घंटा पहले, कि भाई अब यहां से निकल लो, जल्दी से यह क्षेत्र खाली कर दिया जाए। और लास्ट में आता है रेड अलर्ट। रेड अलर्ट जब आता है दोस्तों तो याद रखिएगा चक्रवात के लैंडफॉल के पश्चात चक्रवात की गति की संभावित दिशा और भूभागीय क्षेत्र में प्रतिकूल मौसम की संभावना इस रेड अलर्ट में बताया जाता है कि भाई अब यहां वाले क्षेत्र क्या हो गए, रेड अलर्ट घोषित हो गए, वहां कोई भी व्यक्ति न जाए तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाली जगह की सूची में होते हैं। तो इसको याद रखेगा, इस तरह से 3 सूचियां हैं। चलिए अब मुद्दे पे आते हैं दोस्तों। आपने नाम सुना है एनडीआरएफ का, तो थोड़ी सी चर्चा हम पहले एनडीआरएफ पे कर लेते हैं, फिर मैं बताता हूं कि चक्रवात क्या होता है और चक्रवात बनता कैसे। दोनों बातें आज मैं आपको बताऊंगा। हालांकि यह विषय है जियोग्राफी का, लेकिन आपको मैं यहां पे क्लियर कराऊंगा। तो एनडीआरएफ का मतलब क्या होता है, फुल फॉर्म पहले देखिए। एन माने हो जाता है नेशनल, डी माने हो जाता है डिजास्टर, डिजास्टर माने होता है आपदा। क्या होता है? आपदा। अब आपदा कैसा भी हो सकता है किसी मानवीय प्रक्रिया के स्वरूप आपदा देखने को मिली हो, या फिर हो सकता है कि प्राकृतिक रूप से देखने को मिली है। मान लीजिए कहीं पर भूकंप आ गया, क्या वो आपदा नहीं है? बिल्कुल है। कहीं पर बाढ़ आ गया, क्या वो आपदा नहीं है? बिल्कुल है। कहीं पर मान लीजिए विस्फोट वगैरह हो गया, वो भी आपदा की श्रेणी में आता है। कहीं पर मान लीजिए सुनामी आ गया, या फिर चक्रवात आ गया, सुपर साइक्लोन आ गया, या फिर कहीं पर भूस्खलन हो गया, या कहीं पर ज्वालामुखी फट गया, तो ये सभी आपदा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है और यहां पर एनडीआरएफ की टीम को लगाया जाता है। तो नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स, ये एनडीआरएफ का पूरा नाम है। ठीक है, करें एनडीआरएफ की फुल फॉर्म नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स है। इसको हिंदी में राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया, रेस्पॉन्स माने क्या होता है? अनुक्रिया, और फोर्स माने बल, तो राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल के नाम से इसको हिंदी में जाना जाता है। करें एनडीआरएफ एक फोर्स है जो नेशनल कैलामिटी मतलब कोई राष्ट्रीय आपदा आ जाए, कोई बड़ी दुविधा आ जाए, तो उस समय इनको काम पर लगाया जाता है। और ये जो फोर्स है एक टीम बना करके अपना कार्य करती है। तो आप देख सकते हैं कि इनका एक बटालियन भी बना हुआ है जो बाकायदे गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है, उसी के समर्थन में आता है और वही डिसाइड करता है कि कहां पर एनडीआरएफ की नियुक्ति की जानी है और कहां पर नहीं की जानी है। तो याद रखेगा ये होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। अब बात आती है दोस्तों कि चक्रवात क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, चक्रवात क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताने जा रहा हूं। लिख रहा है चक्रवात
कम वायुमंडलीय दाब के चारों ओर गर्म हवाओं की तेज आंधी को कहा जाता है। कहां पर? याद रखें, चक्रवात में क्या होता है, कम वायुमंडलीय दाब के चारों ओर जो गर्म हवाएं रहती हैं, जो गर्म हवाओं की आंधियां रहती हैं, उनको चक्रवात कहा जाता है। आपके मन में भी बन रहा होगा, सर नहीं समझ में आ रहा है कैसे गर्म हवाओं की आंधियां। दोस्तों अभी इस पेज को पढ़ लीजिए, अगले पेज में बताऊंगा चक्रवात बनता कैसे है। ठीक है, तो जब बनने की प्रक्रिया आप जान जाओगे तो इस लाइन में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। चलिए दूसरा लाइन देख लीजिए तब तक। कह रहा भूमध्य रेखा से ऊपर। दोस्तों भूमध्य रेखा कहां पर है? ये पृथ्वी के ठीक बीचों बीच वाली जो रेखा है, जिसे हम भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा या फिर इक्वेटर के नाम से जानते हैं, उसको आप याद रखेगा। तो दोस्तों इस इक्वेटर के ऊपर और नीचे अगर मैं बात कर दूं भूमध्य रेखा के ऊपर, तो वहां पर जो साइक्लोन की दिशा होती है वो घड़ी की दिशा के विपरीत होती है। आप भूल भी सकते हो कि सर याद कैसे रहेगा, तो याद रखेगा। एक बात बताओ, ऊपर वाले मतलब कि इस 0 डिग्री लाइन जो है, जो भूमध्य रेखा है, इसके ऊपर की बात करूं तो ये उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है, और दक्षिण तरफ की बात करूं, नीचे की तरफ की, तो उसको दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। तो उत्तरी गोलार्ध में ज्यादा आदमी है कि दक्षिणी गोलार्ध में ज्यादा आदमी है? आप कहोगे उत्तरी गोलार्ध में ज्यादा आदमी है। तो जहां ज्यादा आदमी वहां ज्यादा समस्या। घड़ी सीधी दिशा में नहीं, घड़ी उल्टी दिशा में चल रही है, क्योंकि सबकी उल्टी गिनती चालू है। ठीक है, तो याद रखेगा उत्तर की तरफ बढ़ेंगे तो यहां पर साइक्लोन की जो दिशा होती है, उसमें जो मूवमेंट की दिशा होती है वो घड़ी के विपरीत दिशा में घूमती है। कैसे? अब याद रखो, घड़ी जैसे ऐसे, तो सुई ऐसे ही चलती है ना, तो याद रखिए उत्तरी गोलार्ध की बात करेंगे तो वहां पर जो होता है वो ऐसे चलता है साइक्लोन। ठीक है, ऐसे। तो याद रखिए, मान लीजिए 0 डिग्री लाइन है, तो वहां पे उत्तरी गोलार्ध में साइक्लोन ऐसे चलता है और दक्षिणी गोलार्ध में साइक्लोन घड़ी की दिशा में चलता है। तो वही बातें आपको यहां पे बताई जा रही है। लिख रहा है भूमध्य रेखा से ऊपर बनने वाले चक्रवात घड़ी की विपरीत दिशा में घूमते हैं, जबकि भूमध्य रेखा से नीचे बनने वाले चक्रवात घड़ी की सुई की दिशा में घूमते हैं। तो आपसे परीक्षा में प्रश्न भी पूछा जाता है। ठीक है, साइक्लोन की दिशा को लेकर के प्रश्न पूछा जाता है। दूसरा याद रखिए, करा विज्ञान में इनका नाम उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, जिसको ट्रॉपिकल साइक्लोन कहा जाता है। और याद रखिए, ट्रॉपिकल साइक्लोन की को भी आम बोलचाल की भाषा में 2 नामों से जाना जाता है। वो 2 नाम कौन कौन से हैं, तो ध्यान दीजिए। करा जो चक्रवात अटलांटिक महासागर या पूर्वी प्रशांत महासागर में आते हैं। कहां पर? अटलांटिक कहां पर है? नीचे दक्षिणी साइड में। अरे अटलांटिक ओशियन देख रहे हैं नीचे सबसे, सॉरी एक मिनट, अटलांटिक नीचे तो अंटार्कटिका है। अटलांटिक दोस्तों ये यूरोप अफ्रीका एक तरफ है, दूसरी तरफ उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका है, उस बीच में यस आकार का है अटलांटिक। ठीक है, दिमाग से स्किप कर गया था तो परेशान मत हुआ करिए। ठीक है, ह्यूमन एरर है, ऐसा होता रहता है, दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही हैं। सोचिए कि सारा विषय इसी में, हिंदी से लेकर के ज्योग्राफी से लेकर के करंट से लेकर सब कुछ इसी में भरा है, कितना लोड पड़ता होगा। हाँ, तो याद रखिए। तो दोस्तों ये अमेरिका और यूरोप के बीच में अटलांटिक ओशियन है। करा इस अटलांटिक ओशियन में या फिर जो पूर्वी प्रशांत महासागर है, यदि वहां कोई चक्रवात आता है, कोई साइक्लोन आता है, तो साइक्लोन को हरिकेन का नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है? उनको हरिकेन कहा जाता है। यह भी प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछता है। और यदि हिंद महासागर में चक्रवात आता है तो उसे चक्रवात का नाम ही दिया जाता है, उसका कोई अलग से वो नहीं होता है। तो हाँ, टाइटल उसके आगे जोड़ दिया जाता है, जो कि अलग अलग देशों की व्यवस्था क्रम के अनुसार जो नाम दिया जाता है वो है, लेकिन उसके आगे चक्रवात ही लगाएंगे। ठीक है, तो ये वाला जो चक्रवात है ये चक्रवात है, साइक्लोन है, और बड़ा हो गया तो सुपर साइक्लोन है, लेकिन इसका नाम क्या है? इम्फान सुपर साइक्लोन। ठीक है, तो आप याद रखिएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? अब आगे मुद्दा आता है कि सर ये चक्रवात बनता कैसे, ये साइक्लोन बनता कैसे? देखो बन रहा है आपके सामने, बनता हुआ दिखा दे रहा हूं। शायद आप लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि साइक्लोन बनता कैसे होगा, तो आप देख सकते हैं। लाइव पढ़ने में यही मजा है कि आप एक एक चीजों को देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि साइक्लोन बनता कैसे। सोचो जहां भी इस तरह के साइक्लोन बन रहे होंगे और आसमान में इस तरह के भयावह दृश्य होंगे, नीचे जो छोटे छोटे घर हैं उनके ऊपर क्या गुजर रहा होगा। होता है ऐसा, ये कोई आर्टिफिशियल इमेज नहीं है, ऐसा होता है। तो चलिए देखते हैं कि चक्रवात बनता कैसे है। दोस्तों देखिए, 2 चीजें यहां पर आपको समझना पड़ेगा चक्रवात बनने के लिए, कि हम बात कर रहे हैं चक्रवात कहां पर बनेगा? महासागर में। तो जो महासागर में जल है ना, जब कभी जल का तापमान बढ़ जाता है, खाली बढ़ नहीं जाता है, आवश्यकता से अधिक बढ़ जाता है। अगर तापमान बढ़ जाएगा जल का तो वाष्पीकरण होगा, और वाष्पीकरण होगा तो जल ऊपर जाएगा, जल ऊपर जाएगा तो वहां निम्न वायुदाब का क्षेत्र बनेगा, निम्न वायुदाब का क्षेत्र बनेगा तो ठंडी हवाएं उसकी तरफ आएंगी, वो भी तेजी से गर्म होंगी और वो भी ऊपर जाएंगी। तो ये प्रक्रिया अगर बहुत तेजी से होने लगे कि गर्म हवाएं क्या हो, ये वाष्पीकरण की प्रक्रिया हो रही, बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है, ठंडा हवा बगल से आ रही है और वो भी ऊपर जा रहा है, ये पूरा एक साइक्लोन बना लेता है। समझ में आ रहा है? ये आपको पढ़ाया गया है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो क्लाइमेट वाला
वाला जाके वीडियो देखिए, ये एक एक पॉइंट मैं आपको क्लियर कराया हूं, ठीक है। वही बता रहा है, कह रहा बढ़े तापमान से समुद्र की सतह भाप में परिवर्तित हो जाती, वाष्पीकरण बहुत तेज होने लगता है, कंडेंसेशन, ठीक है, कह रहा है, और इवेपोरेशन, कंडेंसेशन नहीं, वो तो संघनन हो जाएगा, ये इवेपोरेशन बोला जाता है, वाष्पीकरण करा, और यह भाप एक भंवर या बवंडर का रूप धारण कर लेता है और सीधे आकाश की तरफ चला जाता है। करा ठीक उसी तरह से जिस तरह से हम गर्मी के मौसम में छोटे छोटे धूल के बवंडर देखते हैं जो कि गोलाकार में स्तंभ बनाकर ऐसे उड़ते रहते हैं, वैसे ही ये जल क्या करता है, ये आसमान में जाता है। सोचो इतनी तेजी से वाष्पीकरण होता है और ये जल ऊपर जाता है। जब यहां से निम्न लो प्रेशर का क्षेत्र बनेगा तो बगल से ठंडी हवाएं आएंगी, ठंडी हवाएं आएंगे और वो भी गर्म होकर ऊपर चली जाती हैं। अगर नहीं जाती तो ये काम वही रुक जाता, साइक्लोन बनता ही नहीं, लेकिन बन गया साइक्लोन। करा इस बवंडर से समुद्र की सतह पर कम वायुदाब का क्षेत्र बनता है जिससे वाष्पीकरण की प्रक्रिया और ज्यादा तेज हो जाती है। हवा गर्म होकर जैसे जैसे ऊपर उठती है आसपास की ठंडी हवा खाली जगह को भरने आ जाती है। यह हवा भी गर्म हो जाती है और अपने साथ पानी लेकर ऊपर चली जाती है। जब यह प्रक्रिया बहुत तेज हो जाती है तो यह साइक्लोन या चक्रवात का रूप धारण कर लेता है और यह चक्रवात के रूप में घूमने लगता है। यही होता है चक्रवात बनने की प्रक्रिया। समझ में आया या नहीं आया? नहीं आया होगा तो कमेंट जरूर करिएगा ताकि मुझे पता भी चले कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। चलिए कुछ मुद्दे की बात कर लेते हैं। लिख रहा है इस बार थाईलैंड ने सुपर साइक्लोन को अम्फान नाम दिया है और थाईलैंड में जो थाई भाषा है उसके अनुसार अम्फान का मतलब क्या होता है? आकाश। क्या होता है अम्फान मतलब? आकाश। लिख रहा है इससे पहले 2004 में 64 तूफानों के नाम का सुझाव दिया गया था अलग अलग देशों के द्वारा, ठीक है। 8-8 नाम सभी देशों ने दिया था, 8 नाम भारत ने, 8-8 सभी ने दिया था, तो 8-8 64 नाम दिया गया था। और इस सूची का ये जो पूरा लिस्ट था ना, इस सूची का अम्फान जो नाम है दोस्तों ये आखिरी नाम है, ठीक है। अगर मैं इसके पहले की बात कर लूं तो याद रखें दोस्तों, इससे पहले एक तूफान आया था हेलेन। कौन सा तूफान था? हेलेन। हेलेन जो तूफान था उसका नाम किसने दिया था दोस्तों? बांग्लादेश ने दिया था। तो कभी कभी परीक्षा में यह भी पूछता है अलग अलग चक्रवातों का नाम देकर कि भाई इसका नाम किसने दिया, तो हेलेन नाम बांग्लादेश ने दिया था। एक और चक्रवात आया था नानुक। क्या नाम आया था? नानुक। इसका नाम जो किसने दिया था? म्यांमार ने दिया था। एक और चक्रवात आया था हुदहुद। क्या आया था? हुदहुद। इसका नाम किसने दिया था? ओमान ने दिया था, ठीक है। एक और आया था नीलोफर वर्दा। नीलोफर और वर्दा अलग अलग थे तो याद रखेगा यह नाम दिया था पाकिस्तान ने। और एक और आया था तितली, बहुत इंपॉर्टेंट है, बंगाल की खाड़ी में आया था, उसका नाम भी पाकिस्तान ने दिया था। तो ये सभी तथ्य आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे नहीं लगता कि अब इतना बताने के बाद भी इससे ज्यादा कुछ यहां पर बताने लायक बचता है। तो आपको समझ में भी आ रहा होगा। एक बात और याद रखें दोस्तों, हमारा एप्लीकेशन भी आ चुका है, तो प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लीजिए स्टडी 91 का एप्लीकेशन, क्योंकि स्टडी 91 ही एक ऐसा चैनल है जहां पर आपको सभी विषय डिटेल से एक एक चैप्टर पढ़ने के लिए मिलेंगे। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े, वहां भी आपको वीडियोस मिल जाएंगे, या फिर हमारे एप्लीकेशन पर, या फिर नीचे दी गई वेबसाइट से जुड़ सकते हैं जिसका नाम है study91.co.in। उस वेबसाइट पर विजिट करें, वहां भी पढ़ने के लिए तमाम चीजें आपको मिल जाएंगी। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।